जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेपीएससी प्रीलिम्स के तहत जीएस में हिस्ट्री पेपर का हम एनालिसिस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ प्रश्नों पर जो है हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारण था। चार ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें, उनमें हमें यह दिख रहा है कि तुर्की के मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि ही इसका क्या था, विशेष कारण था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रीटी ऑफ सर्वेज होता है अगस्त 1920 को, और उसी क्रम में जो है तुर्की का विभाजन और खलीफा को जो है पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद ही इसके साथ ही इस अपमानजनक संधि को देखते हुए ही भारत में भी जो है खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसके लिए 1919 में खिलाफत कमेटी बनते हैं, जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी जैसे मेंबर रहते हैं। और इसी खिलाफत कमेटी का नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनता है, जिसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को बनाया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा इसी क्रम में जो है हिंदू मुस्लिम एकता के तहत या भारत में एकता को स्थापित करते हुए बाद में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को आईएनए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया कब? तो सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का जो नेतृत्व सौंपा गया था वो 1943 में सौंपा गया था। अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, आईएनए जो है मोहन सिंह भागना के द्वारा 1942 में बनाया गया था। बाद में इसमें जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, इन दोनों का जो कमांडिंग है वो किसे दिया गया? 1943 में सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। इस जो इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस के ज्वाइन होने के बाद इस इंडियन नेशनल आर्मी का नाम रखा गया अर्जी हुकूमत आजाद हिंद, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि सुभाष चंद्र बोस के हाथों में इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कब आए? ना 1943 में आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यकाल जो है किस राजवंशों से जुड़ा हुआ है? तो संगम काल के दौरान चोल वंश से जुड़ा हुआ है कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार जो है नियोलिथिक एज में हुआ था, 3500 बीसी, नवपाषाण काल में हुआ था, लगभग 3500 बीसी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक के धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल को उन्होंने बढ़ावा दिया था, और जो है ये उसकी धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। मौर्य काल में विष्टि शब्द का क्या अर्थ था? मौर्य काल में विष्टि शब्द का अर्थ था बंधुआ मजदूर, याद रखिएगा। बंधुआ मजदूरी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में विष्टि कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। सोमनाथ मंदिर जिसे मोहम्मद गजनी ने ध्वंस किया था, किस देवता से संबंधित था? तो ये जो है शिव मंदिर है, और अगर हम सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण को लेकर के कहें तो 1025 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, और इस भारत पर लगभग 17 बार जो है मोहम्मद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक था। संप्रभु शासक का अर्थ है कि किसने तत्कालीन समय में सुल्तान पद की स्वीकृति जो है खलीफा से प्राप्त की। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत की नींव डाली गई थी, लेकिन वे जो है संप्रभु सुल्तान नहीं बन पाए थे, हालांकि उनके द्वारा प्रयास किया गया था। इसके बाद जो है इल्तुतमिश क्या बने ना, इल्तुतमिश जो है उसके क्या बने, उत्तराधिकारी बने, और उन्होंने ही जो है दिल्ली सल्तनत का एक संप्रभु शासक बना। 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा जो है खलीफा से क्या लिया गया? परमिशन लिया गया, और उनका परमिशन जो है दिल्ली तक पहुंचा दिया गया। इस प्रकार वे क्या बन गए ना, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक बने।
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश के प्रमुख कार्यों को, तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा प्रारंभ किया गया था। इसके साथ तुर्क ए चहलगानी अर्थात 40 सरदारों का एक मेंबर बनाया गया था। साथ में अगर हम कॉइन की बात करें तो चांदी का टंका और तांबे का जित्तल जो कि 175 ग्रेन का होता था, उसकी शुरुआत भी जो है किसके द्वारा की गई थी, तो उसकी भी शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश के कुछ कार्यों को हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहर स्थापित किए, कई नहर बनाए, उनके द्वारा कई कार्य किए गए थे जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि कौन सा शहर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बनाया गया, तो याद रखिएगा फिरोज शाह ने फिरोजपुर बनाया था, जौनपुर बनाया था, फतेहाबाद बनाया था, फिरोजाबाद बनाया था और हिसार भी बनाया था। लेकिन फतेहपुर, फिरोज शाह के द्वारा जो है फतेहपुर जो शहर है ये नहीं बनाया गया था। तो हमें याद रखना होगा फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद, इसके साथ साथ फतेहाबाद, इसके बाद हो गया फिरोजाबाद और हिसार, ये बनाए गए थे। चलिए अगर हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं तो याद रखिएगा नहर निर्माण के पिता के रूप में भी वो जाने जाते। उन्होंने कई नहर बनाए, जमुना से उसके साथ कनेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने गरीबों के लिए जो है दारुल सफा का निर्माण किया था। ऑर्फन के लिए, ऑर्फन और विडो के लिए जो है उन्होंने दीवाने खैरात की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने दासों के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे दीवाने बदगांव कहा जाता है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण और इतिहास में विवादित जो जजिया कर है वो जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो फिरोज शाह के द्वारा कई चीजें प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक क्या थे ना, वो प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने जो है सिंचाई कर लगाया था, इरिगेशन टैक्स लगाया था, जिसे क्या कहा जाता है ना, हकीए सर्ब कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के अगर ऑटोबायोग्राफी को लेकर के हम बात करें तो फतुआते फिरोज शाही जो कि फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही लिखा था। फतुआते फिरोज शाही याद रखिएगा, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लिखा गया था। एक चीज और याद रखिएगा, फिरोज शाह के जीवनी के ऊपर जो एक और हम कह सकते हैं पुस्तक है जिसे तारीख फिरोज शाही कहा जाता है, लेकिन जो कि बर्नी के द्वारा लिखा गया था। तारीख फिरोज शाही में हमें बलवन से लेकर के जो है फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक का इतिहास प्राप्त होता है, अर्थात एक लंबे समय का प्राप्त होता है। तो तारीख फिरोज शाही जो है जलालुद्दीन बर्नी का लिखा हुआ है, वहीं फतुआते फिरोज शाही ये फिरोज शाह की अपनी ऑटोबायोग्राफी और स्वयं के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा था, तो बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा था जिसे चगतई भाषा भी कहा जाता है। बाबर के द्वारा इसे तुर्की भाषा के रूप में जाना जाता था। इसी बाबरनामा को अकबर के दरबार में रहने वाले अब्दुल रहीम खाना ने इसे जो है पर्सी में ट्रांसलेट किया था। 1590 में इसे जो है फारसी में ट्रांसलेट कर दिया गया था, अर्थात तुर्की से फारसी में ट्रांसलेट कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सातवाहनों की राजकीय भाषा की थी, क्या थी, तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। हालांकि इनके इंस्क्रिप्शंस में हमें दो भाषा प्राप्त हुए, अर्थात प्राकृत के साथ साथ जो है ब्राह्मी, ये दोनों भाषा प्राप्त हुए हैं। तो सातवाहनों की जो एडमिनिस्ट्रेटिंग या प्रशासकीय भाषा थी वो क्या थे ना, प्राकृत था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। चौथ क्या है, ये राजस्व का 1/4 भाग था। पूरे रेवेन्यू का जो है 25% क्या होता था, चौथ होता था। ये मराठों के द्वारा लिया जाता था और किसी प्रदेश की सुरक्षा के लिए, अर्थात मराठे उस प्रदेश पर आक्रमण ना करें तो उनके द्वारा जो रेवेन्यू, उनका जो रेवेन्यू होता था, उन रेवेन्यू का 1/4% जो है क्या लिया जाता, चौथ के रूप में लिया जाता था। इसी प्रकार का एक कर है सरदेशमुखी जो कि अतिरिक्त तौर पर लिया, अर्थात चौथ के ऊपर लिया जाता और उसमें 10% जो है वो क्या होता था ना, 10% तक होता था, अतिरिक्त 10% जो है सरदेशमुखी के तौर पर लिया जाता था। चौथ के रूप में चौथ के बारे में कहा जाता है ये क्या है ना, सिक्योरिटी है, जो कि सिक्योरिटी है किसी राज्य का मराठा आक्रमण ना हो उसके लिए एक सिक्योरिटी की तरह लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया था। उनकी एक और पुस्तक है गुब्बरे खातिर। इसके अलावा अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, तो उनके 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 साथ कई उपलब्धियां जुड़ी हुई है। 1923 में वे सबसे प्रथम यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर जो वे नियुक्त हुए थे। इसके साथ साथ 1940 से लेकर 46 तक सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और इसी समय 1940 में उनका झारखंड से जुड़ा हुआ अर्थात रामगढ़ से ही उनका जो प्रेसिडेंटशिप है वो शुरू हुआ था। हम कहेंगे कि झारखंड का उनका लंबे समय से संबंध रहा है, क्योंकि 1916 से लेकर 1919 तक भी जो है लगातार वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब उनको बंदी बनाया गया तो वो यहाँ पर थे। अंजुमन इस्लामिया और इसके साथ साथ मदरसा भी उन्होंने स्थापित किया था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 फरवरी 1958 तक, अर्थात 1947 से लेकर 1958 तक वो क्या रहे ना, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। ठीक है, उनका जो जन्मदिन है अर्थात 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है ना, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके साथ जुड़ी हुई है, अबुल कलाम आज़ाद जी के साथ जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद पर प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि का संबंध जो है झारखंड से बराबर रहा है। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन मुख्य रूप से जहां से इनकी प्रेसिडेंट्स ऑफ कांग्रेस शुरू होता, लगभग 6 वर्षों तक जो 1946 तक जो है क्या रहते हैं ना, प्रेसिडेंसी पर रहते हैं और उसके तुरंत बाद वे एजुकेशन मिनिस्टर भी बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, मोपला विद्रोह का कारण क्या था? तो मोपला विद्रोह का मूल रूप से कारण था आर्थिक, है ना। मोपला विद्रोह के तहत क्या होता था ना, जमींदारों के द्वारा जो है मालवार तट पर स्थित मोपलाओं से क्या लिया जाता था ना, बहुत ज़्यादा जो है लगान लिया जाता था और इसी कारण से ये विद्रोह हुआ था। कब? तो 1921 में। तो मोपला विद्रोह का कारण क्या है? तो मोपला विद्रोह का कारण है आर्थिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था कांग्रेस के द्वारा और मूल रूप से महात्मा गांधी वो एकमात्र थे, 16 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने भाग लिया था। अगर हम बात करें राउंड टेबल की, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1930 से शुरू हुआ और दिसंबर 1932 तक चला। 3 बार ये राउंड टेबल चला, उसमें से मुख्य रूप से पहला और दूसरा राउंड टेबल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां पर पहले में भारतीय 74 डेलीगेट्स जो है 58 पॉलिटिकल लीडर्स थे और 16 डेलीगेट्स भारत से गए थे। पहले राउंड टेबल में 74 लोगों के द्वारा इसमें 74 प्रमुख हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। और इसके बाद सेकंड राउंड टेबल होता है जिसमें महात्मा गांधी स्वयं जो है कांग्रेस की ओर से भाग लेने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट क्या है, 15 अगस्त 1947 निम्न में से कौन सी रियासत भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी? जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, उपयुक्त सभी ये तीनों जो है बाद में सम्मिलित किया गया था, अर्थात 1948 में तीनों का जो है एनेक्सेशन किया गया था। आपको ऑपरेशन पोलो याद होगा। इसके साथ साथ जूनागढ़ का जो है पेल्विसाइड करके एनेक्सेशन किया गया था। ठीक इसी प्रकार जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह के द्वारा हरि सिंह से जो एनेक्सेशन किया गया था। तो 1948 में इन तीनों का बाद में एनेक्सेशन किया गया था इंडिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय साम्यवादी दल का स्थापना अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वो 1925 को हुई थी। तो ये जो है 1924 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? धन निष्कासन का सिद्धांत, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये वो लेख है जो कि 1867 में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिशर्स के सामने प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने सभी का ध्यान जो है आकृष्ट किया था कि किस प्रकार भारत से आर्थिक शोषण हो रहा है, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हम लोग कहते हैं या धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में जो कई बार पूछा जाता है,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वो पुस्तक है जो कि 1901 में प्रकाशित हुआ था और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा था। एक तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दोनों अर्थात उनकी पुस्तक और उनके जो सिद्धांत थे उनको लेकर के बराबर प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को जो है उन्हें क्या बनाया जाता है ना, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इससे पहले जो है 9 दिसंबर को जो है क्या है, 9 दिसंबर 1946 जो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनते हैं ना, वो टेम्पोररी तौर पर अध्यक्ष जो है नियुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कुछ है नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, करो या मरो जो किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो, ये तो क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था गांधी जी के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी ग्वालियर टैंक बॉम्बे से ही गांधी जी ने यह नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार जो है लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन के बारे में, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हमें देखने को मिलता है। क्रिप्स हमें देखने को मिलते हैं, पैथिक लॉरेंस हमें देखने को मिलता है और अलेक्जेंडर भी देखने को मिलता है। सिर्फ एवरी जो है वो क्या है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत नहीं थे। मार्च 1946 को क्या था, कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसमें जो है हमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर जो है क्या थे ना, सदस्य थे। उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड वेबल जो है भारत के वायसरॉय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कुछ है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध काफी महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। 1760 ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था और जिसके तहत ब्रिटिश में सर आयर कूट के द्वारा जो है बांडीवास के स्थान पर लाली को क्या किया गया था, पराजित किया गया था और उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस का जो प्रभाव है भारत से कम हो जाता है। तो बांडीवास के युद्ध के द्वारा ही जो है फ्रांस को हराते हुए ब्रिटिश जो है धीरे धीरे जो है भारत पे अपना कब्जा जमाते हैं। चलिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? तो जो है गुरु तेग बहादुर का जो है औरंगजेब के द्वारा हत्या किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें। हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें क्या थी? गेहूं और जौ जो है वो हड़प्पा काल की 2 महत्वपूर्ण फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध मंत्री था किस विश्वविद्यालय से अध्यापक था? तो ये सीधा उत्तर इसका क्या होगा, तक्षशिला, बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सर्वप्रथम ब्राह्मणों को किसने भूदान दिया था? तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जो भूदान देने की प्रथा है वो सातवाहनों के द्वारा शुरू किया गया था और हमने देखा था कि बाद में हर्षवर्धन के द्वारा भी अपने अधिकारियों को जो है क्या दिया जाता था ना, भूदान दिया जाने लगा था। चलिए, तो सर्वप्रथम इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सातवाहनों के द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है कि संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार कहा जाता है, अर्थात 16 संस्कार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों जो प्रश्नों की श्रृंखला थी 4 JPSC के वो हिस्ट्री का जो पेपर था वो आज समाप्त हुआ। आने वाले समय में अगले दिन क्या कुछ कर पाते हैं आपके लिए वो कल लाया जाएगा आपके लिए और लगातार आप लोगों के लिए JPSC के तहत कार्य किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला जो है लगातार लेकर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।